तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पर दोस्तों हम सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन देखने वाले, बाकी क्वेश्चन जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रशेखर लिमिट इज रिलेटेड विथ विच फंडामेंटल क्वांटिटी। तो देखिए दोस्तों, चंद्रशेखर लिमिट जो है वो किस फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेटेड है। तो आपके ऑप्शन है ए लेंथ, बी है मास, सी टाइम एंड डी है टेम्परेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, चंद्रशेखर लिमिट ये रिलेटेड है विथ मास। ठीक है, तो मास से ये रिलेटेड है, यानी कि चंद्रशेखर लिमिट जो है वो किसका यूनिट है, वो है मास का यूनिट। ठीक है, यहाँ पर देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है दोस्तों। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जो किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। बेसिकली क्वांटिटीज जो है दोस्तों वो दो प्रकार की होती है, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरी होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, फंडामेंटल जो होती है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, और जो ये डेराइव्ड क्वांटिटी होती है ये फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, तो देखिए टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यहाँ पर है, जिसमें देखिए लेंथ है, मास है, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, आपको ये ध्यान में रखना है, और इनका सबका यूनिट भी आपको कर लेना है। तो देखिए एक चंद्रशेखर लिमिट जो होता है दोस्तों वो होता है 1.4 इंटू मास ऑफ द सन, इतना केजी में ये होता है। ठीक है, 1.4 इंटू मास ऑफ द सन, इतना केजी, यानी कि 1 चंद्रशेखर लिमिट होता है। और इससे एक इम्पॉर्टेंट यूनिट जो वो भी पूछा जाता है, वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसको 1 AU भी बोला जाता है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है दोस्तों वो होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इतना ये होता है, कितना होता है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर ये होता है। और दोस्तों ये जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। ठीक है, ये जो सन यानी कि सन है और ये जो अर्थ है, ये दोनों का जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, इसे ही बोला जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, तो आपको ये सब याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज ऑलवेज। तो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का जो रेशियो वो आपको बताना है। तो क्या होगा, आपके ऑप्शन है ए इक्वल टू 1, बी है लेस देन और इक्वल टू 1, सी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या फिर डी है ग्रेटर देन 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों, जो रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस जो होगा वो होता है लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इसको ये कैसे आता है वो समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और ये ज़ीरो भी होता है। ठीक है, यानी कि प्लस में भी आएगा या फिर माइनस में भी आएगा, और ज़ीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, डिस्टेंस जो है वो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा या फिर ज़ीरो रहेगा, नेगेटिव में नहीं जाता है डिस्टेंस। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पॉजिटिव पॉजिटिव भी रहेंगे और जीरो जीरो भी रहेंगे, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस में भी जाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो वो कम रहेगा। तो उसका जो रेशियो है डिस्प्लेसमेंट का, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्तों ये क्या रहेगा, ऑलवेज लेस रहेगा या फिर इक्वल टू रहेगा दैन द डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल टू क्यों, क्योंकि दोनों जीरो भी हो सकते हैं या फिर दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव में रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, इसलिए वो लेस दैन रहेगा डिस्टेंस से। ठीक है, तो इसलिए देखिए ये जो रेशो आएगा दोस्तों, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का जो रेशो रहेगा ये लेस देन और इक्वल टू 1 रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, द वॉशिंग मशीन इज़ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए सेंट्रीपिटल फोर्स, बी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सी है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड डी है डिफ्यूजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों, जो वॉशिंग मशीन दोस्तों जो वर्क करता है वो वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर ये वर्क करता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर वर्क करता है वॉशिंग मशीन। और सेम क्रीम सेपरेटर जो होता है दोस्तों, ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर ही वर्क करता है। तो अगर आपको क्रीम सेपरेटर इज वर्क ऑन विच प्रिंसिपल ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो उसका भी आंसर यही रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो उसको और किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए लॉ ऑफ एनर्जी, बी है लॉ ऑफ मोमेंटम, सी है लॉ ऑफ इनर्शिया एंड डी है लॉ ऑफ मोमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि सी। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको बोला जाता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को। और इसी को दोस्तों लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोला जाता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ को, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, उसी को लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोला जाता है,
और लॉ ऑफ इनर्शिया भी उसी को बोला जाता है, ठीक है, इनर्शिया भी बोला जाता है और गैलीलियो का लॉ भी बोला जाता है। और इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। और ये जो फर्स्ट लॉ है दोस्तों, ये डेफिनेशन ऑफ द फोर्स देता है। और जो सेकंड लॉ होता है दोस्तों, सेकंड लॉ में क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आता है। यानी कि सेकंड लॉ जो है वो वैल्यू देता है या फिर मैग्नीट्यूड देता है फोर्स का, और जो फर्स्ट लॉ है वो सिर्फ डिफाइन करता है फोर्स को। इसीलिए फर्स्ट लॉ जो है वो डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है, एंड जो सेकंड लॉ होता है वो वैल्यू ऑफ द फोर्स देता है, ठीक है। और इनर्शिया व्हेन पैसेंजर इज़ इन व्हीकल, तो जो आपने देखा होगा पैसेंजर जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं जब व्हीकल स्टॉप होती है या फिर चलने लग जाती है, तो वो जो होता है दोस्तों वो इनर्शिया ही होता है, और वो फर्स्ट लॉ के कारण ही होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज इंक्रीज इन अपर डायरेक्शन द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी। तो आपके ऑप्शन है ए इंक्रीज होगा, या फिर बी डिक्रीज होगा, या फिर सी है नो चेंजेस, एंड डी है फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बी डिक्रीज होगा। देखिए दोस्तों, ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ सरफेस है। तो आप ये अर्थ सरफेस के जितना ऊपर जाएंगे दोस्तों उतना ही ग्रेविटी यानी कि जो जी का वैल्यू रहेगा वो डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। ग्रेविटी की जो वैल्यू है मैक्सिमम वो क्या है 9.81 है, ठीक है, 9.81 है। तो अर्थ के आप जितना ऊपर जाएंगे उतना ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगा, या फिर अर्थ सरफेस से ये सेंटर तक, तो वहाँ पर भी जी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगा। और जो ये जो अर्थ का सेंटर दोस्तों, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर जो जी की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। जो सेंटर पॉइंट होता है अर्थ का वहाँ पर जी की वैल्यू जीरो होती है, और जी जो है वो मैक्सिमम होता है दोस्तों, यानी कि ग्रेविटी जो है वो मैक्सिमम होती है कहाँ पे होती है, तो मैक्सिमम होती है एट पोल। तो जो आपके दो पोल है, साउथ पोल होता है एक और दूसरा होता है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो दोनों पोल पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रहती है ग्रेविटी की, इक्वेटर से भी ज़्यादा वैल्यू जो है वो पोल पे रहती है, ठीक है। और सबसे कम यानी कि जीरो वैल्यू कहाँ पे रहती है, सेंटर ऑफ द अर्थ में रहती है। इससे रिलेटेड एक पॉइंट दोस्तों एस्केप वेलोसिटी, इसको बोला जाता है सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, देखिए अगर ये अर्थ है और यहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है, अर्थ पे, तो एक ऑब्जेक्ट हमने लिया और अर्थ के ऊपर यहाँ पर हमने इस प्रकार से फेंक दिया, तो ये जो अर्थ का ग्रेविटेशन का जो एरिया है दोस्तों, मतलब कितनी वेलोसिटी से हमें ये ऑब्जेक्ट फेंकना पड़ेगा ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस ग्रेविटी का जो रेंज है दोस्तों इसको पार करके ऊपर चला जाए और ये ऑब्जेक्ट वापस ना आए। तो वो जो वेलोसिटी होती है उसी को बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। तो जो एस्केप वेलोसिटी दोस्तों अर्थ के लिए वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 11.2 पर सेकंड। इस स्पीड से अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो वापस नहीं आएगा अर्थ पे, वो सीधा जो अंतरिक्ष है उसमें चला जाएगा, ठीक है। और मून के लिए जो है दोस्तों एस्केप वेलोसिटी वो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है। तो ये कम क्यों है, क्योंकि अर्थ के ऊपर ग्रेविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मून, इसीलिए अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी वो ज़्यादा है और मून का जो कम है, ठीक है। मून का ग्रेविटी कितना ये आपको पता ही होगा, तो मून का ग्रेविटी जो है वो 1.67 इतना होता है, 1.67 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी। तो देखिए दोस्तों, जब एक कोई ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी है वो फ्रीली अर्थ के ऊपर आ रही है, ये अर्थ सरफेस है और ऊपर से एक ऑब्जेक्ट जो है ये आ रहा है नीचे फ्रीली, तो उसका टोटल एनर्जी क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है ए इंक्रीज होगा, ऑप्शन बी है डिक्रीज होगा, सी है रिमेन्स कांस्टेंट, एंड डी है फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है जो टोटल एनर्जी रहता है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, व्हेन सम डिटर्जेंट इज एडेड टू वाटर द सरफेस टेंशन। तो आपके ऑप्शन है ए डिक्रीज होगा, बी इंक्रीज होगा, सी नो चेंज, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों, कोई डिटर्जेंट अगर हम पानी में ऐड कर देते तो उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, डिक्रीज, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। तो एयर की जो ह्यूमिडिटी है वो मेज़र करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए हाइग्रोमीटर, बी है हाइड्रोमीटर, सी लैक्टोमीटर, और डी है बैरोमीटर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों जो ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है वो है हाइग्रोमीटर, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर। तो आपको स्मॉलेस्ट टेम्परेचर यानी कि जो टेम्परेचर स्केल है उनमें से स्मॉलेस्ट टेम्परेचर स्केल कौन था वो बताना है। तो आपका ऑप्शन है ए 1 डिग्री ऑन द केल्विन स्केल, बी है 1 डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल, सी है 1 डिग्री ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल और डी है 1 डिग्री ऑन द रिमूवर स्केल। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है 1 डिग्री ऑन केल्विन स्केल। ठीक है, केल्विन का जो स्केल होता है दोस्तों ये सबसे स्मॉल वैल्यू दिखाता है केल्विन स्केल, इसलिए सबसे स्मॉल जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन स्केल का होता है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा 1 डिग्री ऑन द केल्विन स्केल। केल्विन और जो डिग्री सेंटीग्रेड का रिलेशन होता है दोस्तों वो कैसा होता है, देखिए अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर ले रहे हैं तो इसका इक्विवेलेंट जो होता है वो 273 केल्विन होता है। ठीक है, 273 केल्विन होता है, डिग्री केल्विन नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ के आएगा, डिग्री केल्विन नहीं आता है। ओके, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो इक्विवेलेंट होता है वो 273 केल्विन इतना आता है। और नॉर्मल टेम्परेचर जो दोस्तों देखिए ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी जो होता है दोस्तों वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट, इतना ही होता है। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ द वाटर इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपको पता ही होगा। तो डेंसिटी जो वाटर का मैक्सिमम होता है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए दोस्तों, इन विच मीडियम द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। तो आपके ऑप्शन है ए एयर, बी है वाटर, सी है मेटल एंड डी है नॉन मेटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है डी मेटल। तो सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी होती है दोस्तों साउंड की वो होती है मेटल्स में, उसके बाद में फिर रहेगा नॉन मेटल में। ठीक है, उसके बाद में फिर रहेगा नॉन मेटल। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो मेटल में रहेगा, उसके बाद में फिर नॉन मेटल में रहेगा, यानी कि सॉलिड में ज़्यादा रहता है तो, लेकिन सबसे ज़्यादा मेटल में रहता है, तो मेटल में सबसे ज़्यादा, देन नॉन मेटल में, उसके बाद में फिर वाटर में रहता है और फिर एयर में रहता है। तो ये सीक्वेंस है, सबसे ज़्यादा मेटल में रहेगा वेलोसिटी साउंड का, देन नॉन मेटल में, देन वाटर में एंड देन एयर में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दोस्तों मीडियम लगता है, और सबसे जो अच्छा मीडियम होता है वो होता है मेटल यानी कि सॉलिड। तो सॉलिड में इसलिए जो वेलोसिटी होता है साउंड का वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन थे दोस्तों, यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए और पूरा ये क्वेश्चन जो है आपको याद कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।